स्वागत है दोस्तों आप सभी का परफेक्शन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अरविंद पांडे और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इन्फ्लेशन, एक टॉपिक जो आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के बारे में बात करें तो यहाँ के एग्ज़ाम के लिए, इन दोनों ही एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। बात करें अगर तो पीटी के एग्ज़ाम में यानी कि प्री टेस्ट में भी और मेंस में भी जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। ये कंप्लीट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे आज और इस चैप्टर से बनने वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज के सेशन में क्या कवर करने वाले हैं, तो टॉपिक है आज हम लोगों का इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। कंप्लीट ये सारे टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है। तो बात करें अगर हम लोग, तो आज हम लोग ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के टाइप क्या है, मुद्रास्फीति के स्टेजेस क्या हैं, चरण क्या हैं, मुद्रास्फीति का मापन क्या है, मुद्रास्फीति को हम जो इंडेक्सेस बनाते हैं इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे, मुद्रास्फीति के नियंत्रण को कैसे मुद्रास्फीति को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मुद्रास्फीति के कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को, कुछ डिफरेंट टर्म्स को भी हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। तो इन एग्ज़ाम या इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और ये सारे क्वेश्चन हम लोग जो है वह डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करेंगे अपना चैप्टर और टॉपिक का नाम है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के बारे में अगर बात करें तो जनरली कहा जाता है कि जब सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होने लगे, यानी इन कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिले, तो इन कीमतों का लगातार बढ़ना मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। यानी कि मुद्रास्फीति के बारे में बात करें तो सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार अगर मूल्य वृद्धि देखने को मिले तो इन कीमतों का लगातार बढ़ना मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे बाजार में कीमतें बढ़ती जाती हैं, इस कीमतों के बढ़ने का परिवर्तन हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के ऊपर पड़ता है। कीमतें जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, अर्थव्यवस्था में जो वैल्यू ऑफ मनी है यानी कि जो रुपए के क्रय करने की क्षमता है वह लगातार जो है वह गिरते जाती है, यानी वो लगातार कम होती जाती है। यानी अगर जनरली बात करें मुद्रास्फीति क्या है तो कहेंगे कि मुद्रास्फीति का अर्थ है सर जब बाजार में कीमतें लगातार बढ़ने लगें और रुपए की वैल्यू साथ साथ गिरने लगे तो यह जो है जो मिला जुला रूप है इसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में इसे महंगाई के नाम से भी जानते हैं। जब हम बात करते हैं कि सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की बात करते हैं तो हमें वो जानना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी को हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए क्या करना हमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एक बास्केट बनाया है और इस बास्केट को गवर्नमेंट ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। जो बास्केट का पहला भाग है इसको हम लोग प्राथमिक वस्तु के नाम से जानते हैं। जो दूसरा भाग है इसको हम लोग विनिर्मित वस्तुओं की संज्ञा देते हैं और जो तीसरा भाग है उसको हम लोग ईंधन एवं ऊर्जा से संबंधित वस्तुओं को रखते हैं। तो इस बास्केट में टोटल जो आइटम है, जो टोटल गुड्स हैं वो टोटल कितने हैं 697 हैं, 697 वस्तुएं हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्राथमिक वस्तुओं में जो टोटल नंबर ऑफ गुड्स है वह 117 है। विनिर्मित वस्तुओं की बात करें तो टोटल 564 यानी कि 564 वस्तुएं हैं। और अगर ऊर्जा एवं ईंधन की बात करें तो इसमें टोटल 16 वस्तुएं जो है वह रखी गई हैं इस बास्केट में, इस भाग में। तो ये इस बास्केट की बात करें तो टोटल 697 आर्टिकल्स हैं और इनको 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों भागों को हम एक बार क्लियर करेंगे। प्राथमिक वस्तुओं की बात करें तो वे वस्तुएं जिनको हम प्राकृतिक रूप से प्रयोग करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज से जिनको हम प्राप्त करते हैं, उनको प्राथमिक वस्तु की श्रेणी में रखते हैं। जैसे बात करें दाल, चावल, दूध, दही, घी, मक्खन, मछली, मीट, मांस, ये सारी वस्तुएं प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी में आएंगी। वहीं पर बात करें अगर विनिर्मित वस्तुओं के बारे में तो ऐसी कोई भी वस्तुएं जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी फर्म के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, वे वस्तुएं मैन्युफैक्चर गुड्स यानी कि विनिर्मित वस्तुओं की श्रेणी में आएंगे। अगर उदाहरण से बात करें तो अगर जैसे मैं अगर ग्वाले से अगर दूध ले रहा हूँ या मिल्क ले रहा हूँ तो ये ग्वाले से खरीदा जाने वाला दूध ये प्राथमिक वस्तु की श्रेणी में आएगा। वहीं पर अगर आप अमूल या सुधा किसी कंपनी से अगर आप दूध खरीद रहे हैं तो वो आपका विनिर्मित वस्तु की श्रेणी में आएगा।
इसके अलावा बात करें, अगर हम आटे की बात करें, हमारे घर में गेहूं की पैदावार होती है और गेहूं से अगर हम आटा जो है चक्की पर जाकर उसको पिसा करके और आटा अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो प्राथमिक वस्तु की श्रेणी में आएगा। और वहीं अगर बात करें कि हम आशीर्वाद या किसी कंपनी से हम आटे को खरीदते हैं रेडीमेड जो पैक्ड होता है, वह दरअसल विनिर्मित वस्तुओं की श्रेणी में आएगा। ईंधन और ऊर्जा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ईंधन और ऊर्जा में वे वस्तुएं आती हैं जो हमें ऊर्जा देने वाली होती हैं या ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे हो गया पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी। ये जो वस्तुएं हैं ये लगभग जो है 16 की संख्या में बास्केट के तीसरे भाग में एग्जिस्ट करती हैं। अब इतनी वस्तुओं की बात करें, अगर 697 आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें कुल वस्तुओं की कीमतों में केवल 3 कंडीशन हो सकती है। या तो इन सभी वस्तुओं की कीमतें एक साथ बढ़ती होंगी, या तो इन सभी वस्तुओं की कीमतें एक साथ घटती होंगी, और ये दोनों ही आदर्श स्थिति नहीं है। दरअसल जो व्यवहार में होता है वो ये है कि इस बास्केट में जितने आर्टिकल हैं उन आर्टिकल में कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं और कुछ वस्तुओं के दाम गिरते हैं। और अगर कुछ वस्तुओं के दाम उठ रहे हैं यानी कि बढ़ रहे हैं और कुछ वस्तुओं के दाम गिर रहे हैं और ओवरऑल अगर चेंज या एवरेज अगर चेंज देखने को मिलता है तो दरअसल इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, या इसे ही हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। अगर अधिक वस्तुओं की कीमतों में मूल्य वृद्धि हो रही है और केवल कुछ वस्तुओं के मूल्य में कमी हो रही है तो ये एवरेज चेंज देखने को मिलेगा। कई बार अधिक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होती है और कुछ वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, और अगर गिरावट ज़्यादा है तो ओवरऑल इस वस्तु की कीमतों में वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल इस वस्तु की इस टोकरी का जो एवरेज कीमत है उसमें कमी देखने को मिलेगा, और अगर कमी देखने को मिलता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेशन, यानी हम लोग अवस्फीति के नाम से जानते हैं। यानी इस टोकरी में जितनी वस्तुएं रखी हैं अगर इन वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन अधिक पाया जाता है तो मुद्रास्फीति कहा जाएगा, लेकिन अगर इन वस्तुओं के औसत कीमत में परिवर्तन कम होता है तो इसे हम डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं, इसे हम मुद्रा अवस्फीति के नाम से जानते हैं। हालांकि अगर कुछ वस्तुओं की कीमतें उठ रही हैं या कुछ वस्तुओं की कीमतें गिर रही हैं तो इस उतार चढ़ाव को हम एक विशेष टर्म के नाम से जानते हैं जिसे हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। इसे हम लोग स्क्यूफ्लेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि इस बास्केट में जितने भी आर्टिकल्स हैं, इन वस्तुओं की टोकरी में जितने भी वस्तुएं हैं, इनके कीमतों में जो खींचतान हो रहा है, इस खींचतान को हम लोग स्क्यूफ्लेशन के नाम से जानते हैं। अब जरा हम लोग थियरी की तरफ बढ़ते हैं तो कहते हैं वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर जो बढ़ोतरी की दशा है जिसमें मुद्रा की क्रय क्षमता यानी रुपए की क्रय क्षमता लगातार कम होती रहे, इसे हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं या इसे हम लोग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कीमतें जैसे जैसे बढ़ती हैं रुपए की वैल्यू वैसे वैसे गिरने लगती है। जैसे अगर हम बात करें, ये पेन है और ये पेन 100 रुपए की है तो हम 100 रुपए पे करके इस पेन को खरीद सकते हैं, लेकिन किसी भी कारण से अगर इस पेन की कीमत बढ़ जाती है, चाहे डिमांड के कारण, चाहे लागत में वृद्धि के कारण या किसी अन्य कारण से अगर इस पेन की कीमत बढ़ जाती है या 200 रुपए हो जाती है यदि, तो शायद 100 रुपए की क्रय क्षमता इस पेन के बराबर नहीं रहेगी। यानी 100 रुपए की जो क्रय क्षमता होगी इस पेन के मूल्य से वो कम हो जाएगी। यानी हम 100 रुपए में अगर 100 रुपए और जोड़ेंगे तब हम इस पेन को खरीद सकते हैं। तो कीमतें जितनी बार बढ़ती हैं अर्थव्यवस्था में, रुपए की वैल्यू उतनी बार कम होती है, और इन रुपए की वैल्यू में कम होने को हम एक विशेष शब्द के नाम से जानते हैं। हम इसे डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हैं, यानी हम इसे मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। हालांकि ये डेप्रिसिएशन अलग है। हम लोग जब नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो नेशनल इनकम में एक अलग डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं जो मशीनरीज में टूट फूट और घिसावट के कारण पाया जाता है। तो फिलहाल हम इस डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं कि जब बाजार में जो है कीमतों के लगातार बढ़ने से रुपए की वैल्यू में निरंतर कमी देखी जाए। मुद्रास्फीति के बारे में अगर बात करें तो इसके कारण से हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलता है, कुछ विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। और ये विपरीत प्रभाव ये है कि कीमतों के बढ़ने से जो उपभोग होता है, जो कंजम्पशन होता है, वह महंगा हो जाता है। और अगर उपभोग महंगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो बचत है वह कम हो जाएगी।
जैसे अगर हम 20,000 रुपये इनकम कमा रहे हैं और इस 20,000 में हम 12,000 रुपये अपने उपभोग पर खर्च कर देते थे महंगाई के पहले, और महंगाई आने की वजह से हम 12,000 की जगह 15,000 खरीदेंगे सेम वस्तुओं के उपभोग के लिए, तो हमारी बचत जो पहले 8,000 हुआ करती थी अब वो बचत केवल 5,000 रुपये रह पाएगी। तो जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाती हैं उपभोग महंगा होता जाता है, और उपभोग के महंगा होने से जो बचत है वह नीचे आती जाती है। जैसे जैसे मूल्य में बढ़ोतरी होती है मुद्रा की क्रय क्षमता में निरंतर कमी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि जब मुद्रा की वैल्यू गिरने लगती है तो मुद्रा की वैल्यू के गिरने के कारण कई बार ऐसा होता है कि जो सबसे निचली मुद्रा है, यानी जिस मुद्रा की वैल्यू जिस मुद्रा की क्रय क्षमता शून्य हो जाए उस मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो पहले 25 पैसे में भी हम कुछ वस्तुओं को खरीद सकते थे। पहले 10 पैसे भी हमारे देश में एक प्रचलन में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा थी, लेकिन जैसे जैसे कीमतें बढ़ी इन करेंसी की वैल्यू में लगातार गिरावट आई, और लगातार गिरावट आने के कारण जो है अब वे करेंसियां प्रचलन से बाहर हो गईं। बात करें अगर मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में, तो मुद्रास्फीति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वह देश के निर्धन व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि निर्धन व्यक्तियों के पास कोई अधिशेष धनराशि नहीं होती है, इनके पास कोई बचत नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जितनी इनकम अर्न करते हैं वह उतना अपना उपभोग पर खर्च कर देते हैं, और अधिशेष धनराशि न होने के नाते इनके ऊपर सबसे ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है मुद्रास्फीति का। लेकिन जो देश का समृद्ध व्यक्ति है जिसके पास इनकम अधिक है उनके पास अधिशेष होता है, यानी कि उनके पास सरप्लस अमाउंट होता है, और जो सरप्लस अमाउंट होता है वह सरप्लस अमाउंट जो अमीर व्यक्ति है वह किसी संपत्ति के निवेश में खर्च कर देता है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, कीमतों के बढ़ने से उपभोग पर वो जो पैसा अधिक खर्च किया था उसके द्वारा किए जाने वाले निवेश से जो रिटर्न आ रहा है वह रिटर्न उसके उपभोग पर जो अधिक व्यय हुआ था वो उसको काट देता है, जिसके कारण अमीर व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसकी इनकम से जो अपनी आय से अधिशेष रख पाता है या बचत कर पाता है उसके ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो मुद्रास्फीति की बात करें तो जब कीमतें बाजार में लगातार बढ़ती हैं तो यह समाज के विभिन्न वर्गों पर अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। जैसे कहा कि निर्धन वर्ग के ऊपर प्रभाव डालता है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाती हैं तो निर्धन वर्ग का जो बास्केट है या जिन वस्तुओं का वो उपभोग करता है वह उपभोग जो है महंगा होने लगता है, और चूंकि उसकी आय नहीं बढ़ पाती है तो धीरे धीरे उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो वस्तुओं की लिस्ट है वो क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है, यानी कि कम होने लगती है। बात करें अगर मुद्रास्फीति के बारे में तो जैसे ही मुद्रास्फीति आती है, किसी भी देश में जब मुद्रास्फीति का चलन देखा जाता है यानी कीमतों में बढ़ने का ट्रेंड देखा जाता है तो यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों पर अलग अलग इम्पैक्ट डालता है। कई बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस वर्ग के ऊपर पड़ता है या सर्वाधिक लाभ किस वर्ग को होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, मुद्रास्फीति का इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मुद्रास्फीति का प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर। तो इन वर्गों की बात करें तो सबसे पहले जो वर्ग आएगा वो है फार्मर, यानी कि किसान। अगर मुद्रास्फीति आता है तो किसान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो बात करें किसान के लिए तो हम यहाँ पर अपने आंसर को हम एक शब्द में देना है हमें, या तो हमें बोलना है प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या तो किसान लूजर होगा, या तो गेनर होगा। तो हम आप जो है इनमें से कोई भी एक टर्म जो है देख सकते हैं, उस टर्म में आप आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को जो है देखते हैं। तो इन्फ्लेशन के दौरान जो फार्मर है, फार्मर का क्या होगा, प्रॉफिट होता है। यानी अगर मुद्रास्फीति आ रहा है तो मुद्रास्फीति के आने की वजह से जो हमारे देश का किसान वर्ग होगा उस किसान वर्ग को लाभ की स्थिति में वो चला जाएगा, उसका लाभ होगा। लाभ क्यों होगा, इसके दो कारण हैं। पहला तो हमारे देश का जो किसान है वो किसान उत्पादक वर्ग में आता है, यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर में आता है। जब उत्पादन क्योंकि उत्पादन कर रहा है, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं तो उसके उत्पादन का मुद्रास्फीति के कारण उसको अधिक मूल्य मिलेगा, और जो अधिक मूल्य होगा वह उसको लाभ की स्थिति में पहुंचा देगा। और दूसरा कारण ये है कि चूंकि किसान जो वर्ग है वह एक ऋणी वर्ग होता है, यानी कि वो बैंक से कर्ज लेने वालों की श्रेणी में आता है। और इन्फ्लेशन के दौरान आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कर्ज देने वाला व्यक्ति होता है उसका लॉस होता है, और जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति होता है उसका फायदा होता है। चूंकि किसान कर्ज लेने वाले वर्ग में आएगा
तो किसान का फायदा होगा, यानी कि लाभ होगा, क्योंकि जब किसान पैसा ले रहा होगा तो उस समय करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी इन्फ्लेशन ना होने के नाते। लेकिन अगर मुद्रास्फीति आ गया तो मुद्रास्फीति के बाद उसको पैसा वापस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कीमतों के बढ़ने के कारण करेंसी की मात्रा बाजार में बढ़ जाती है और उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो किसान जो वर्ग होगा मुद्रास्फीति के प्रभाव में उसका लाभ होगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक दूसरे वर्ग के बारे में जिसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर को हम लोग कहते हैं उत्पादक वर्ग। यानी उत्पादक वर्ग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो जो प्रोड्यूसर वर्ग है, जो उत्पादक वर्ग है, ये भी चूंकि प्रोडक्शन सेक्टर से रिलेटेड है, इसका भी लाभ होगा। लाभ इसलिए होगा क्योंकि उत्पादन से जुड़ा हुआ है। जब वो सामान खरीद रहा था तो शायद इन्फ्लेशन नहीं था, लेकिन जब तक उसने प्रोसेस करके नए आर्टिकल को जन्म दिया तब तक बाजार में कीमतें अधिक हो चुकी थी। अब वो उन कीमतों पर बढ़े हुए मूल्य को लगाकर वो बाजार में अधिक लाभ कमा सकता है। इसके अलावा हम बात करें बिजनेसमैन के बारे में बात करें, यानी कि जो व्यापारी वर्ग हैं इनका भी प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इनका ये इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन के दौरान जो व्यापारी वर्ग है वह होल्डिंग का काम करने लगते हैं, जमाखोरी का काम करने लगते हैं। और जमाखोरी करने का मतलब ये होगा कि चूंकि हर वस्तुओं की कीमतें निरंतर बढ़ती रहती हैं, तो वो क्या करते हैं, उन वस्तुओं को स्टॉक को दबा के रख लेते हैं जिनकी कीमतें आने वाले समय में अधिक जो है फायदा दे सकती हैं। तो बिजनेसमैन भी इसमें फायदे के वर्ग में होगा। आई थिंक अगले वर्ग की तरफ बढ़ते हैं और वो वर्ग कंज्यूमर वर्ग है, यानी उपभोक्ता वर्ग। अगर हम उपभोक्ता के बारे में बात करें तो इन्फ्लेशन के दौरान उपभोक्ता का लॉस होता है, यानी कि हानि होती है, क्योंकि उपभोक्ता को पहले से अधिक जो है मुद्रा का व्यय करना पड़ेगा उन सेम आइटम के लिए जिसको वह पहले कम कीमत पर खरीदा करता था। कंज्यूमर के बारे में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर का लॉस होगा। इसके अलावा अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निश्चित आय वर्ग का है, तो निश्चित आय वर्ग का व्यक्ति अगर होगा तो इसका भी क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस क्यों होगा, क्योंकि जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ता है उस स्पीड से कभी भी कीमतें नहीं बढ़ती हैं, उस स्पीड से कभी उस व्यक्ति की सैलरी नहीं बढ़ सकती है। सैलरी के बढ़ने की स्पीड और इन्फ्लेशन के बढ़ने की स्पीड में अंतर होता है। महंगाई चूंकि तेजी से बढ़ती है और वो स्पीड कभी किसी भी निश्चित आय वर्ग के व्यक्ति में सैलरी के बढ़ने का लाभ दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो जो निश्चित आय वर्ग का व्यक्ति होगा उसका क्या होगा, लॉस होगा। बात करें अगर हम लोग जो है एक और वर्ग के बारे में बात करें, जैसे हम बात करें इन्वेस्टर के बारे में। इन्वेस्टर का मतलब निवेशक वर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो जो निवेशक वर्ग होगा इसका फायदा भी होगा, लॉस भी होगा। डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर निवेश कहाँ किया है। अगर किसी निवेशक ने फिक्स रेट पर निवेश किया है, यानी कि फिक्स रेट मतलब निश्चित दर पर निवेश किया है, तो इन्फ्लेशन के कारण दरअसल उसका लॉस होगा, यानी कि उसकी हानि होगी। लेकिन अगर कोई निवेशक फ्लेक्सिबल रेट पर निवेश किया है तो फ्लेक्सिबल रेट पर जो निवेश होगा वह उस निवेशक को प्रॉफिट की दशा में छोड़ देगा, यानी प्रॉफिट की दशा में ले जाएगा। जैसे कोई निवेशक है वो बॉन्ड में निवेश किया है, वो बैंक में पैसा जमा किया हुआ है जहां पर निश्चित रिटर्न मिलते हैं, फिक्स रिटर्न मिलते हैं। वह किसी बैंक से एफडी खरीदा हुआ है, पोस्ट ऑफिस से किसान विकास पत्र खरीदा हुआ है, तो दरअसल उसको जो है लॉस होगा, क्योंकि किसान विकास पत्र पर या एफडी पर जो ब्याज का दर मिल रहा है वो इन्फ्लेशन के दर से बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें निवेशक अगर फ्लेक्सिबल रेट पर निवेश किया है तो उसका प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट इसलिए होगा चूंकि जैसे मान लीजिए उसने स्टॉक में पैसा लगाया, शेयर में पैसा लगाया, उसने गोल्ड में पैसा लगाया, तो इनकी जो कीमतें होती हैं वह इन्फ्लेशन की दर के साथ बढ़ती हैं। और अगर कीमतें इन्फ्लेशन की दर के साथ बढ़ रही हैं तो दरअसल जो है जो निवेशक है उसका प्रॉफिट होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक और वर्ग के बारे में जहां पर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, एक वर्ग होगा लेंडर, यानी कि ऋणदाता, यानी कि जिसने जो ऋण दे रहा है। और एक वर्ग होगा जिसको हम लोग कहते हैं बोरोवर। बोरोवर का मतलब ऋणी, जो व्यक्ति ऋण लेने वाला होगा। तो पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन के दौरान किसका फायदा किसका नुकसान, तो जो लेंडर होगा उसका इन्फ्लेशन के दौरान क्या होगा, लॉस होगा। और जो बोरोवर होगा इन्फ्लेशन के दौरान उसका प्रॉफिट यानी कि उसका लाभ होगा। लेंडर यानी ऋणदाता का लॉस कैसे होगा, क्योंकि ऋणदाता यानी कि जो कर्ज देने वाला होता है, जब वो कर्ज दे रहा होता है
तो उसके पैसे की वैल्यू अधिक होती है। लेकिन जब उसको कर्ज वापस मिलता है, चूंकि इन्फ्लेशन आ चुका है, तो अब उस पैसे की वैल्यू वह नहीं रह जाती है जो पैसा देने के वक्त रहती है। जैसे कि मैंने पर्सन, कोई ए पर्सन है और ए पर्सन ने बी पर्सन को पैसा उधार दिया, कितना रुपए, 1000 रुपये उधार दिया, 1000 रुपीज उधार दिया, और इसके 1000 पर वो 10% का शायद वो ब्याज भी ले रहे हैं। तो 1000 रुपये 10% के ब्याज के साथ बी वापस करेंगे ए को 1 साल के बाद, कितना, 1000 यानी 1100 रुपये, 1100 रुपये पे करेंगे। अब बात करते हैं, 1 साल में इन्फ्लेशन आ गया, और इन्फ्लेशन आने के बाद मिस्टर ए क्या महसूस कर रहे हैं कि पिछले साल 1000 रुपये की 1000 रुपये का जितना उपभोग किया जा सकता है उतना ही उपभोग करने के लिए इनको 1500 रुपये खर्च करना पड़ रहा है इन्फ्लेशन के कारण। तो अगर मिस्टर ए को 1000 के बदले 1500 रुपये का उपभोग, 1500 रुपये खर्च करना पड़ता है सेम उपभोग के बदले, और मिस्टर ए को इस ब्याज के साथ मिस्टर बी ने केवल 1100 रुपये मात्र भुगतान किया है, तो मिस्टर ए का यहां पर लॉस हो जाएगा और मिस्टर बी का प्रॉफिट हो जाएगा जिसने कर्ज लिया था। चूंकि जब कर्ज ले रहा था तो इन्फ्लेशन नहीं था, इसलिए करेंसी की वैल्यू ज्यादा थी, कीमतें सस्ती थी, लेकिन जब कर्ज वापस करना पड़ा तो करेंसी की वैल्यू कम हो गई, मात्रा अधिक हो गई, और चूंकि कीमतें ज्यादा हैं। तो अगर बात करें लेंडर यानी ऋणदाता जो वर्ग है, यानी ऋण देने वाला व्यक्ति लॉस में आएगा, और जो बोरवर होगा, ऋणीज होगा, वो प्रॉफिट वर्ग में आएगा। तो ये इन्फ्लेशन का पड़ने वाला इंपैक्ट है। जनरली एक बार फिर से हम परिभाषा को एनालाइज करें तो हम कहते हैं मुद्रास्फीति कहा जाएगा जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कंटिन्यूअस बढ़ने लगती हैं, और इन कीमतों के लगातार बढ़ने को दरअसल हम मुद्रास्फीति या आम बोलचाल की भाषा में महंगाई के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है समाज के विभिन्न वर्गों पर ये अलग अलग इम्पैक्ट डालता है। समाज में कुछ वर्ग इसके लिए इस मुद्रास्फीति के प्रभाव से लाभान्वित होते हैं, तो समाज का कुछ वर्ग इस मुद्रास्फीति से लाभान्वित नहीं होता है, उसका हानि होता है। आगे हम बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ, और अब हम लोग बात करेंगे मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के टाइप, यानी मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो पहला भाग है उसको हम कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। जो दूसरा टाइप है इसका कहते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, और जो तीसरा भाग है उसे हम लोग संरचनात्मक मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मांग जनित मुद्रास्फीति, यानी कि इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब मांग जनित मुद्रास्फीति क्या है? मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब जब मुद्रास्फीति डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने के कारण उत्पन्न हो जाए, यानी कि जब किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग पूर्ति से अधिक हो जाए, तो जब मांग अधिक होगी और पूर्ति उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी कि पूर्ति घट जा रही है, तो यह कारण हमेशा ही बाजार में कीमतों को बढ़ावा देने वाला होगा। और अगर कीमतों के बढ़ने का कारण डिमांड के अधिक होने के कारण से हो रहा है, तो इसे हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और भारत जैसी अर्थव्यवस्था में मांग का पूर्ति से अधिक होना यह एक सामान्य बात है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, और भारत में यानी हमारे देश में बैंक की ब्याज दरों का कम होना लाजमी है। भारत सरकार अवसंरचना पर जो है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय लगातार करती रहती है। देश में काले धन की एक पर्याप्त मात्रा, एक पैरेलल इकोनॉमी हमारे देश में मौजूद है, और ये सारे कारण अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ा देते हैं। और अगर अधिक डिमांड जो है यह सप्लाई पूरा नहीं कर पाया, तो दरअसल ये जो बीच का अंतर है यह बाजार में कीमतों को बढ़ाने वाला होता है। और इन कीमतों के बढ़ने की दर को या इन कीमतों के बढ़ने के कारण के आधार पर अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति को एक विशेष नाम से हम जानते हैं, जिसे मांग जनित मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम बात करें लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का अर्थ होगा जब भी हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे कारक होते हैं, कई सारे फैक्टर कॉस्ट होते हैं। अगर इन किसी भी लागत की कीमतों में अगर वृद्धि हो गई तो इन लागतों के बढ़ने के कारण बाजार में अंतिम कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें
हम जो है बात कर रहे हैं किसी वस्तु के उत्पादन के लिए, तो मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में बोला गया है कि 4 फैक्टर होते हैं उत्पादन के। जैसे अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो हमारे पास एक फैक्टर है लैंड, एक फैक्टर है लेबर, एक फैक्टर है पूंजी यानी कैपिटल, और एक फैक्टर है एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी। हम लैंड को क्या पे करते हैं? रेंट यानी कि किराया। लेबर को हम लोग श्रमिक को हम लोग क्या देते हैं? मजदूरी यानी कि वेजेज। पूंजी को हम लोग क्या देते हैं? पूंजी पर अगर हम किसी व्यक्ति या बैंक से अगर हम लोग कर्ज उठा रहे हैं तो उसे हमें ब्याज देना होता है। और जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो उद्यमी होगा, उस उद्यमी को लाभ चाहिए होता है, बिना लाभ के उत्पादन नहीं करेगा। अब आप मुझे बताइए, इसके अलावा बहुत सारे डेरिवेटिव जो है साधन है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अन्य कई चीजें। तो जब किसी भी वस्तु के उत्पादन के इन लागतों में वृद्धि आएगी तो आप मुझे बताइए बाजार में अंतिम वस्तु की कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यानी जब भी किसी वस्तु के उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाए तो ये उत्पादन की लागत में जो वृद्धि होती है वो बाजार में कीमतों को, अंतिम कीमतों को बढ़ा देती है। और इन कीमतों का लगातार बढ़ना जो है, अगर कीमतों का बढ़ना उत्पादन की लागत के कारण से अगर हो रहा है तो इसे हम लोग लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। हम बात करें अगर तीसरे टाइप के बारे में बात करें तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है? कई बार हमारी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति का संतुलन ठीक रहता है। कई बार बाजार में लागतों पर भी नियंत्रण होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमतों में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अर्थव्यवस्था में कुछ संरचनात्मक कमी के कारण देश में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हमारे देश में बड़े स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का अभाव होना, बड़े स्तर पर गोदामों की संख्या में कमी, ट्रांसपोर्टेशन, बात करें अगर ब्लैक मार्केटिंग यानी कि जो काला बाजारी होता है, होल्डिंग, जमाखोरी जो होता है, इसके कारण से भी कई बार बाजार में कोई वस्तुओं की कीमतें लगातार उठने लगती हैं, लगातार बढ़ने लगती हैं। और ये इन कारणों से अगर बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं तो चूंकि हमारे देश की संरचनात्मक कमी के कारण ये इन्फ्लेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट्स के माध्यम से हम लोग इसे सीखते हैं कि मांग जनित मुद्रास्फीति क्या है। आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक बार हम लोग समराइज करेंगे। यह किसी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होता है। यदि आय में बढ़ोतरी के कारण, यानी मांग के बढ़ने का कारण क्या है? यदि अर्थव्यवस्था के लोगों की आय बढ़े। इसके अलावा रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के कारण, जब रोजगार बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो उपभोक्ता अधिक मांग करेगा। बैंकों में आसानी से कम ब्याज दर पर अगर ऋण मिल रहा है तो ये ऋण भी अर्थव्यवस्था में जो कुल मांग होगी, समग्र मांग जो होगा, उसको बढ़ा देगा। इसके अलावा कई बार अर्थव्यवस्था में भारत सरकार अपने देश की अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक जो व्यय है यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इस पर लगातार बढ़ोतरी करती रहती है। तो इससे क्या होगा कि तरलता लगातार बाजार में बढ़ती रहती है, उपभोक्ता के पास अधिक पैसा, अतिरिक्त पैसा बचता है और उपभोक्ता इस पैसे की जो जरूरत है वो अतिरिक्त मांग के आधार पर इसका प्रयोग करता है। यानी कि जो अतिरिक्त पैसा है वह पैसा, उस पैसे से वह मांग करता है। और अगर उपभोक्ता ने अतिरिक्त मांग किया और उस मांग के आधार पर उत्पादन या पूर्ति उपलब्ध नहीं है तो यह बाजार में कीमतों को बढ़ाने वाला होगा। और ये कीमतों के बढ़ने के कारण, चूंकि अतिरिक्त मांग के कारण हुआ है, इसलिए हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। हालांकि जो डिमांड यानी कि जो मांग जनित मुद्रास्फीति होता है, यह हमारे देश में आर्थिक समृद्धि से संबंधित होता है। यानी जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि से संबंधित होने का मतलब क्या होगा? अर्थव्यवस्था में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिससे बाजार में कीमतें लगातार क्या होती जा रही हैं? उठती जा रही हैं, यानी कि बढ़ती जा रही हैं। तो अगर मांग ज्यादा होगी अर्थव्यवस्था में, अगर अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा होगी तो जो उत्पादक वर्ग होगा वह उत्पादन ज्यादा करेगा अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए। उत्पादन अगर ज्यादा करेगा तो इससे देश में रोजगार का सृजन भी ज्यादा होगा। उत्पादन ज्यादा करने की वजह से देश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी जो सकल घरेलू उत्पादन होगा, इसमें भी लगातार वृद्धि होगी। और इससे क्या होगा? ओवरऑल अर्थव्यवस्था की आर्थिक जो समृद्धि होगी वह बेहतर हो सकती है। यानी कि यह आर्थिक समृद्धि से संबंधित है। अर्थात जैसे जैसे मांग बढ़ेगी उत्पादन भी बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो यह दरअसल अर्थव्यवस्था में
हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक आर्थिक समृद्धि के एक संकेतक के रूप में यह काम करेगा। लेकिन हालांकि यह जो मांग के बढ़ने के कारण जो कीमतें बढ़ रही हैं, इन कीमतों का बढ़ना एक नियंत्रण की अवस्था में होना चाहिए। अगर ये नियंत्रण की स्थिति से बाहर जाने लगेंगी तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक खराब सिचुएशन पैदा कर सकती हैं। बात करें अगर हम लोग इन्फ्लेशन के दूसरे टाइप के बारे में, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। और ये दरअसल उत्पादन की प्रक्रिया में लागत में वृद्धि के कारण होती है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो कच्चे माल यानी कि कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई बार कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिलता है। और इन कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण हमारा आयात महंगा होता है, और आयात महंगा होने के कारण हमारे देश में जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं, इनकी कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है, जिसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग बात करें तीसरे टाइप के बारे में, तो इसे हम कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति, यानी इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। यह किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होता है। यदि अर्थव्यवस्था में कई बार मांग सामान्य है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें भी सामान्य है, यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में भी कोई बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है, लागतों में यानी कि कोई चेंज नहीं दिख रहा है, इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था में कई बार संरचनात्मक कमी के कारण, जैसे कि होर्डिंग हो गया। अच्छा, होर्डिंग क्या होता है, जमाखोरी क्या होती है? कई बार जो है, जो सेलर है यानी कि कई बार जो बिजनेसमैन है, वह उत्पादक से एक बड़ी मात्रा बाजार में खरीद कर अपने पास स्वयं सुरक्षित रख लेता है, और एक्चुअल में अपने पास होल्ड करने का मतलब ये होगा कि वो बाजार में जाने से इसे रोक लेता है और एक कृत्रिम मांग को जनरेट करता है, और इस कृत्रिम मांग से बाजार में कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कालाबाजारी के बारे में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिस राशन का प्रयोग मुफ्त में सरकार जो है देश के एक निचले तबके को दे रही थी, उन अनाजों का बाजार में अधिक मूल्य पर या बाजार में किसी भी कीमत पर बेचा जाना, ये ब्लैक मार्केटिंग का कारण हो सकता है। इसके अलावा व्यवसायी समूहीकरण का मतलब कार्टेलाइजेशन का मतलब प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को छोड़ करके अगर कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो आपसी एक समूह बना लें और समूह बना करके कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दें, तो इसके कारण भी कई बार बाजार में कीमतें बढ़ती जाती हैं। हालांकि अगर भारत में देखा जाए तो भारत में ये तीनों ही प्रारूप मौजूद हैं। भारत चूंकि एक विकासशील देश है, विकासशील देश होने के नाते रोजगार का प्रतिदिन सृजन होना या रोजगार का सृजन होना एक आम बात है। जनसंख्या की वृद्धि एक आम बात है। देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के द्वारा दरों को घटा करके उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाना एक सामान्य बात है। भारत के अवसंरचना को बेहतर करने के लिए भारत सरकार द्वारा राजस्व के व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का भी होना एक सामान्य बात है, और इसके कारण बाजार में अतिरिक्त मांग के कारण कीमतों का बढ़ना या एक प्रकार से सदाबहार मुद्रास्फीति के नाम से हम लोग जान सकते हैं, यानी कीमतों का बढ़ना एक बहुत ही सामान्य बात है। यानी कि भारत में डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है बहुत ही सामान्य तरीके से अर्थव्यवस्था में देखा जा सकता है। इसके अलावा बात करें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं, इंपोर्ट ओरिएंटेड है, और अगर अर्थव्यवस्था इंपोर्ट ओरिएंटेड होगा यानी आयात उन्मुख राष्ट्र होगा, तो कई बार देश में सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो हमारे देश में भी महंगाई की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा चूंकि भारत एक विकासशील देश है, भारत में अवसंरचनात्मक कमी पाई जाती है, जिसके कारण भारत में जो है कुछ एकाध वस्तुओं की कीमतों में कई बार आपको तेजी से उछाल देखने को मिल सकता है। तो भारत जैसे देशों में ये तीनों मुद्रास्फीति का पाया जाना यह एक सामान्य बात है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें कि कीमतों का लगातार बढ़ना मुद्रास्फीति है, लेकिन बाजार में जब कीमतें बढ़ती हैं तो क्या कीमतें हर बार एक ही स्पीड पर बढ़ती हैं क्या? मतलब हर बार एक ही रिदम में बढ़ती हैं क्या? दरअसल नहीं। तो दरअसल भारत में कीमतों के बढ़ने की स्पीड के आधार पर इन्फ्लेशन को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला भाग है इसे हम कहते हैं रेंगती मुद्रास्फीति, यानी इसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन क्रीपिंग इन्फ्लेशन तब कहा जाएगा जब अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन रेट है वह 0 से 3% पर एनम के रूप में देखा जाए। यानी कि कोई वस्तु है, अगर वह पिछले साल में 100 रुपये में प्राप्त हो रही थी
और महंगाई के कारण वह 102 रुपए में मिल रही है, तो जो प्रतिशत चेंज होगा वह 2%, और ये 2% 0 से 3% के बीच में आ गया, तो हम कहेंगे कि देश में जो इन्फ्लेशन का स्टेज है वह रेंगती मुद्रास्फीति है। लेकिन दरअसल रेंगती मुद्रास्फीति 3% से कम का इन्फ्लेशन है। अगर कहा जाए, अगर व्यक्तिगत आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो ठीक है, ये तो सामान्य बात है, ये तो उपभोक्ताओं की नज़र से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन दरअसल जो है, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, यह भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए नहीं, यह दरअसल विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए ही यह इन्फ्लेशन ठीक माना जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, यानी भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये ठीक नहीं होगा। और इसका रीज़न ये है कि जब बाजार में कीमतें बहुत ही स्लो स्पीड से, बहुत न्यूनतम दरों से बढ़ेंगी, तो हमारे देश में मांग भी उसी स्पीड से बढ़ेगी, उत्पादन भी उसी स्पीड से बढ़ेगा। हालांकि जनसंख्या अधिक होने के नाते बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी और हम धीरे धीरे मंदी की तरफ जो है जाते हुए दिखाई देंगे, अगर देश में इन्फ्लेशन की दर 3% से नीचे कुछ तिमाही तक बनी रह जाए। बात करें अगर हम लोग चलती मुद्रास्फीति के बारे में, तो इसको हम वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये इन्फ्लेशन दर तब कहा जाएगा जब मुद्रास्फीति की दर 3% से लेकर 10% पर एनम के बीच में पाया जाए। यानी प्रतिवर्ष अगर मुद्रास्फीति की दर 3% या 10% के बीच में पाया जाता है, तो ये मुद्रास्फीति दरअसल चलती मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। और ये दरअसल विकासशील देशों के लिए, यह वरदान होता है। यानी कि जो है जैसे विकसित देशों के लिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन ठीक है, वैसे ही विकासशील देशों के लिए चलती मुद्रास्फीति एक सही स्थिति कही जाती है, क्योंकि 3 से 10% के बीच में ही हमारे देश में अगर कीमतें बढ़ रही हैं, तो देश में मांग का स्तर भी इसी स्पीड से बढ़ता है, लोगों की इनकम का स्तर भी इसी स्पीड से बढ़ता है, जनसंख्या के बढ़ने की स्पीड भी यही है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस स्पीड में बढ़ने से कोई पीछे नहीं छूटेगा। हम एक बेहतर आर्थिक समृद्धि की दर, यानी एक बेहतर आर्थिक समृद्धि की राह पर चल रहे होंगे। लेकिन अगर ये चलती मुद्रास्फीति 3 से 10% के बीच में बढ़ती दर से बढ़ने लगे, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि इसका ट्रेंड जो है वो बढ़ने का हो जाए, तो यह तय कर लीजिए कि अब इस मुद्रास्फीति को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भागती मुद्रास्फीति, यानी कि दौड़ती मुद्रास्फीति की बात करें अगर हम लोग, तो दौड़ती मुद्रास्फीति की बात करें अगर, तो यदि इन्फ्लेशन 10% से लेकर 20% पर एनम की स्थिति में पाई जाए, यानी प्रतिवर्ष अगर कीमतों के बढ़ने की दर ये रहे, तो हम इसको कहेंगे रनिंग इन्फ्लेशन या दौड़ती या भागती मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाएगा। और अगर हम बात करें इस स्टेज के बारे में, तो यही वो स्टेज है जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं। क्योंकि कभी भी कीमतें जब 10 से 20% के दर से बढ़ने लगती हैं, तो इतने दर से व्यक्ति की सैलरी बढ़ पाना, इनकम बढ़ पाना, यह संभव बात नहीं है। और अगर कीमतें तेजी के साथ बढ़ रही हैं, समय भी ठीक गति से बढ़ रहा है, लेकिन अगर इनकम के बढ़ने की दर वो नहीं है, तो व्यक्ति जो शब्द बोलता है उसे हम कहते हैं महंगाई। और अगर महंगाई की स्थिति आ जाती है, तो अब भारत में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना अब पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। और अगर हम बात करें गैल्पिंग और हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, तो मुद्रास्फीति जब नियंत्रण से बाहर चली जाए, यानी कि जब पर एनम मुद्रास्फीति 20% एंड एवव देखने को मिलने लगे, तो इसे हम लोग चरम मुद्रास्फीति के नाम से, या इसे हम लोग जो है गैल्पिंग और हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। और अभी हम बात करें अगर हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में, तो हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में दरअसल हमारा एक पड़ोसी मुल्क श्रीलंका दरअसल अभी हाइपर इन्फ्लेशन की चपेट में है। और वहीं बात करें अगर पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान में भी जो है कुछ इंडेक्सेस उनके रनिंग इन्फ्लेशन में हैं, और जो कुछ इंडेक्सेस हैं उनके, वह दरअसल गैल्पिंग और हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में हैं। भारत की अगर हम बात करें, तो हमारे देश में पिछले 8 महीनों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार मुद्रास्फीति को कर्व करते हुए, अब हमारा जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स है वो पिछले माह प्रकाशित हुआ और हमारे देश में 2 महंगाई के सूचकांक आते हैं।
एक थोक मूल्य पर निकाला जाता है जिसको हमें पढ़ना है आगे, और एक जो है रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं जिसको हम सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ये दोनों ही सूचकांक में जो महंगाई के आंकड़े हैं वो महंगाई के आंकड़े अब दरअसल WPI जो इंडेक्स है वो हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन में आ चुके हैं, और जो आपका CPI इंडेक्स है वह हम वॉकिंग इन्फ्लेशन के स्टेज में जो है। यानी भारत में अगर कहा जाए तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में महंगाई जो है पिछले साल की तुलना में कम दिखाई हमें दे रही है। अच्छा, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने बात किया इन्फ्लेशन के टाइप्स के बारे में, तो मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से हम दो प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। मुद्रास्फीति के तीन टाइप की बात करा था हम लोगों ने इसके पहले। एक आपका मांग जनित था, दूसरा आपका कॉस्ट था, और जो तीसरा था वो आपका स्ट्रक्चरल जो हमें दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों ही मुद्रास्फीति की बात करें अगर हम लोग, तो इन तीनों ही मुद्रास्फीति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस टाइप को कंट्रोल कर सकता है वह है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीतियों के माध्यम से, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करके, यानी कि जो लिक्विडिटी है पैसे की, रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से तरलता को कम करके, मांग को घटा करके कीमतों को नियंत्रण करने का कार्य जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है। तो मांग जनित जो मुद्रास्फीति है इसको कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। आरबीआई इसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। हालांकि कई बार मांग जनित मुद्रास्फीति नियंत्रण में कठिनाई होती है, क्योंकि हमारे देश में काले यानी कि ब्लैक मनी का भी एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो है जो ऐसी मुद्रा जिस मुद्रा पर टैक्स नहीं पे किया गया है उस मुद्रा का जो आकार है वो कई बार आरबीआई को मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में वह कारगर साबित नहीं होता है। वहीं पर बात करें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो लागतों के बढ़ने के कारण कीमतों का जो बढ़ना है यह दरअसल आरबीआई के दायरे से बाहर है। इसके लिए हमारे देश में सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कोशिश करती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को कैसे हमें स्थिर रखना है या टैक्सेस वगैरह पे कैसे नियंत्रण करना है जिसकी वजह से लागत में वृद्धि ना हो, और अगर लागत में वृद्धि नहीं होगा तो बाजार में कीमतें नियंत्रित होंगी। इसके अलावा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार जो है ये तय करे कि हम जो है ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे। भारत सरकार ये तय करे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है कोल्ड स्टोरेज या जो गोदाम है उनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से काले बाजार यानी कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को नियंत्रित किया जाए जिससे बाजार में कीमतों को नियंत्रण किया जा सके। तो मुद्रास्फीति के जो तीनों प्रारूप हैं, इन तीनों प्रारूप में जो पहला प्रारूप है इसको कंट्रोल करने का काम आरबीआई कर रहा है, और इसके जो दो प्रारूप हैं इसको नियंत्रित करने की जो जिम्मेदारी है वो भारत सरकार की है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण के लिए हमारे देश में दो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, एक देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा भारत सरकार। वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे। तो आज के सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी इन्फ्लेशन को कैसे हमें मेजर करना है, इन्फ्लेशन के अन्य पहलू क्या हैं, जैसे डिफ्लेशन क्या है, रिसेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन आपने सुना होगा, मंदी जनित मुद्रास्फीति, फिलिप्स कर्व कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा हम लोग सेकेंड लेक्चर में इस पूरे चैप्टर से बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेंस में आने वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उनके आधार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को यानी इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं इस चैप्टर के दूसरे भाग में, और उस दूसरे भाग में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।